आप देखें अभी पाकिस्तान और इंडिया के मार्के के दरमियान आप देखें कि मैंने यूके में वहाँ देखा कि पाकिस्तानियों के अंदर क्या जज्बा था। तो बेशक वो यूके में रह रहे हैं, यूके में काम करते हैं, यूके में बच्चे पाल रहे हैं, वहाँ पे उनका सारा, अब तो लोग दफन भी वहाँ पे हो रहे हैं। हमारे पहले पहले बहुत बॉडीज़ आती थी वापस, लेकिन पाकिस्तान पे जब कोई वक्त आता है, जब पाकिस्तान का मैच होता है, जब पाकिस्तान का खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल होती है, उस दिन उनकी पाकिस्तानियत देखने वाली होती है। उससे अगले दिन जो वो जश्न मनाते हैं पाकिस्तान के मैच जीतने का, वो हम पाकिस्तानी शायद उतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो अच्छी बात है, हमें सिक्योरिटी माइंडसेट पे भी मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग जब अपनी सिक्योरिटी की साइड से देख रहे होते हैं चीज़ें, उनसे अच्छा कोई नहीं देख सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिविलियन डिसीजन होते हैं, जैसे कौमी सलामती के मुशीर को कौमी सलामती की डायनेमिक्स का पता होना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सिविलियन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है पनामा केस की हेयरिंग हो रही थी, तो वहाँ पे एक सवाल उठा दिया गया था जी कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो रा के चीफ से मिले। अगले दिन यासीन मलिक अदालत में आ गए। उन्होंने कहा जी, कश्मीरी रहनुमा है, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, जो आजकल बड़े अरसे से बंद किया हुआ है इंडिया ने, उनके ऊपर बड़े संगीन मुकदमात बनाए हुए हैं, वो अदालत में आ गए। मुझे याद है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होते थे और बड़े अजीब तरीके से उसकी हियरिंग किया करते थे, बड़ा इनका वो एक स्टाइल होता था। तो वो आगे अगले दिन उन्होंने कहा जी मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, मैं कन्फ्लिक्ट जोन में रहता हूँ, मेरे बारे में ये बात हुई है कि मैं राह के लोगों से मिला हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। तो उन्होंने बामरे मजबूरी, उन्होंने कहा अच्छा जी दें जी बयान, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा जी यासीन मलिक। उन्होंने कहा जी प्रोफेशन क्या है? तो वो यूँ उन्होंने डाइस पे हाथ रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंट। जब उन्होंने कहा ना मिलिटेंट, तो काजी फाइज ईसा ने फिर इधर उधर देखते उनका लिखें मिलिटेंट और फिर उनके बयान में इंटरप्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने एंगेज किया था इंडियन साइड से, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिले थे सब हुर्रियत लीडरों से, उसमें एक साहब मेरे से भी मिले थे, उस वक्त भी वो खबरें छपी थी। वो लेटर वो जो हैं वो अफसर रा के चीफ बन गए, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। काजी फाइज ईसा ने उनसे पूछा कि उस अफसर का उस वक्त फौजी रैंक क्या था जब वो आपसे मिले? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो फौजी तो नहीं है, रात तो सिविल एजेंसी। तो वहां पे अदालत में इस बात पे बड़ा ताज्जुब किया गया कि यार ये गालमन एएस दलत की बात हो रही है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि वहां पे जो है वो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी परफॉर्म कर रही है अपने मुल्क के लिए। आसिफ एक इंटरप्शन करूं आपकी इजाजत? जी प्लीज। ये ऐड करना ये इसलिए ज़रूरी था कि रॉ का जो चीफ जिसकी बात हो रही है, एएस दलत, जिन्होंने इनके साथ किताब लिखी और जो इनसे मिले थे यासीन मलिक साहब से, वो रॉ के भी कैरियर अफसर नहीं थे, वो ओरिजिनल आईबी के अफसर थे जी। उससे पहले पुलिस में परफॉर्म कर चुके थे ना? नहीं, मेरी उन्होंने किताब लिखी हुई है कश्मीर द वाजपेयी इयर्स, बेसिकली वो कैरियर आईबी के अफसर थे, सिविल साइड से थे। और जब वो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे तो आईबी के अफसर को उन्होंने लगा दिया रॉ का चीफ, और वो रॉ का चीफ जो 15 साल कम से कम कश्मीर डेस्क के ऊपर रहा है, कश्मीर के इशू सारे को जो हैंडल किया, बाद में वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, उनके एडवाइजर भी थे कश्मीर के बारे में रिटायरमेंट के बाद। तो खैर एजाज, एक तो ये कि इसको हम इस इशू को तो अब मेरा ख्याल है ख़त्म करते हैं, अब अगले इशू सऊदीया के ऊपर बात करते हैं, उस पर आपके पास जो बड़ी खबर है वो भी लेते हैं। मेरी ज़ाती राय में जो आप बातें कर रहे हैं, मैं लाइटर उसमें चला गया था। देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर रॉ और आईएसआई मिल के काम करें तो सबसे पहले तो ये कि वो जो कहते हैं ना कि रजिस्टर शिकायत फाटक वाले के पास है, 90% तो मसाइल उसी वक्त हल हो जाएंगे जब संजीदा इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो मेरा ख्याल है किसी तीसरे फरीक को घुसने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा कि वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई गड़बड़ करे। और ये गड़बड़ इसलिए भी एजाज़ ख़त्म होनी चाहिए कि दोनों एटमी मुल्क हैं, हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारे दरमियान तनाव भी रहता है, और अब कुछ पिछले सालों से 2016, 2019, 2025 हमारे दरमियान जंग की सिचुएशन हो जाती है। खुदा ना खास्ता ये हालात कभी किसी के कंट्रोल से निकल जाएं तो इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो ये वक्त की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जहां हम इंटरनली इसके ऊपर चेक्स लगाते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, वहाँ पे 2-3 लेवल के ऊपर पाकिस्तान और भारत का राब्ता अगर हो तो ज़्यादा अच्छे नताइज निकल सकते हैं, और ये खित्ते के अवाम के लिए मेरा ख्याल है सबसे होगा। इस जो अटैक हुआ है इसके बाद मैं समझता हूँ अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जाए तो हम समझेंगे कि इससे एक दोनों नेशंस आगे बढ़ी। आसिफ, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इस पर यकीन रखता हूँ, और माजी में इस हवाले से कुछ डिप्लोमेट्स और पाकिस्तानी सिस्टम के लोग भी मुझसे मिलने आए थे।
मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये एक एवेन्यू है, असल एवेन्यू है पीपल टू पीपल ताल्लुक़। पहली बात तो ये है कि दोनों मुल्क नेक नीति करें। क्या ISI यहाँ पर बैठ के रॉ पर कभी एतमाद करेगी? आंसर इज़ नो। क्या रॉ कभी बैठ के ISI पर एतमाद करेगी? आंसर इज़ नो। ये नहीं होगा। लेकिन जब आप इंगेजमेंट करेंगे, मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होंगे, चीज़ें कम होंगी, गुस्सा आपका नीचे आएगा। और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के फ़ौजी वफूद इंडिया जाएँ, इंडिया के आएँ यहाँ पर। मुझे अच्छी तरह याद है नवंबर 2013 में पाकिस्तान में तैनात जो भारतीय मिलिट्री अटैशीज़ जो हैं उनको इजाज़त दी गई थी खैरपुर टामिया वाली भावलपुर में जाके पाकिस्तान की फ़ौजी मशक़ें देखें। और मैं था उधर खैरपुर टामिया वाली में, जब ये बहुत सारे डिप्लोमेट्स में थे, उनमें हिंदुस्तान के डिप्लोमेट भी आए हुए थे। तो ये बड़ी एक अच्छी रवायत थी और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन अवाम से अवाम का जो ताल्लुक है ना, सबसे इससे गहरा ताल्लुक है ही कोई नहीं। ये जितने भी ताल्लुकात ये हमारा, क्योंकि वो साफमा के तहत एक्सचेंज होता था ना मीडिया का, तो उसमें मुझे भी जाने का इत्तेफाक है। वो जो 14 और 15 अगस्त को वफूद एक एक दिन के लिए आते थे, मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोग भी वहाँ पे उतना ही प्यार देते हैं दूसरे मुल्क से आने वाले मेहमानों को, पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को। मैं ख़ुद वो उसको एंजॉय कर चुका हूँ, उस हॉस्पिटैलिटी को जो उधर से आने वाले लोगों को यहाँ दी जाती है। वहाँ के लोगों को बड़ा शौक़ है लाहौर देखने का, और यहाँ के लोगों को अमृतसर देखने का। लोगों को बड़ा शौक़ है कि अमृतसर और दिल्ली देखें। कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से उधर के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मूव फॉरवर्ड यही होगा कि लोग आपस में मिलें, हमारे इदारे आहिस्ता आहिस्ता आपस में उनके राब्ते हों और ट्रस्ट बिल्ड होगा इससे। और इसी तरह से हम उन फोर्सेस का रास्ता रोक सकेंगे जो इस हॉस्टाइल कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही। और एजाज़, आप आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो आपने बताया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जा रहे हैं सऊदीया, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद अमेरिका भी जाना है, और उससे पहले हमारा वफ़द पूरी दुनिया में घूम चुका है। आप बता रहे थे कि सऊदीया का विज़िट जो है वो डिले हुआ है, ये शायद पहले हो जाना था। तो एक तो ये बताएं कि ये डिले क्यों हुआ। दूसरा, जब ये जंग की सिचुएशन थी, वो टेंशन थी, तो उस वक्त सऊदीया ने क्या किरदार अदा किया था? मुझे याद है वो पाकिस्तान भी आए थे उनके वज़ीर ख़ारजा, और फिर इंडिया भी गए थे। आसिफ, सऊदी अरेबिया जो है आपको पता है पाकिस्तान की बड़ी मदद करता रहता है, और पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें भी रहती हैं। गरीब मुल्क हैं ज़ाहिर हम। तो जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन हुई तो सऊदी अरब ने दोनों के दरमियान अमन कराने की कोशिश की। और आपको पता है कि सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा ग़ालिबन फ़ैसल अल बसीर अल जबैर उनका नाम है, फ़ैसल अल जबैर, वो पहले हिंदुस्तान गए और फिर आए पाकिस्तान में। तो मेरी इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने पाकिस्तान में 1 घंटे का क़याम था उनका। रात का खाना था जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने खाना खाया, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी थे और अहम शख्सियात भी थी। पाकिस्तान की काबीना के लोगों से भी वो मुलाकात की। तो उनका पाकिस्तान को मशवरा यही था कि आप रिस्ट्रेंट करें। रिस्ट्रेंट क्या मतलब? सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बात को आगे ना लेके जाएं। और मैंने ये भी सुना है कि ये भी एक हमें इनफॉर्मली ये मशवरा भी दिया गया कि देखें, आ गई गज़ा जो है वो मुस्लिम दुनिया के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है, तो ये ना हो कि ये जंग बढ़े और नुकसान हो। तो बेसिकली उन्होंने एक नेक नीति से बात की। लेकिन जो असल रोल बीच में जो प्ले किया जिन्होंने, वो रोबियो थे, जिन्होंने सुबह 8 बजे कॉल कर दी और बाद में 45 मिनट के बाद 8:45 के बाद सऊदी अरब ने भी कॉल की और सऊदी अरब ने भी हिंदुस्तान से बात की ये सीज फायर के हवाले से। तो जब ये सारी बातें हुई हैं तो अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है आज़रबाईजान गए हैं, टर्की गए हैं, ईरान गए हैं, इधर पूरा एक दौरा किया है ना। हाँ, ये उन ममालिक का सबसे पहले दौरा किया गया है जिन ममालिक, चीन गए। चीन भी एक बड़ी खबर आएगी इसी साल चीन से भी। तो चीन का सब जगहों का दौरा किया गया शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने जब पाकिस्तान का मुश्किल वक्त था तो आपने पाकिस्तान की हमायत की, पाकिस्तान का साथ दिया। जब जो 9 तारीख की सुबह जो पहली कॉल तो आई ना इनकी, अमरीकी जो हैं
उससे भी पहले कॉल जो आई वो थी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार को। तो अभी इसहाक डार साहब ने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ारत ख़ारजा में, मैं इत्तफाक से था मौजूद, तो डार साहब वहाँ पर बता रहे थे कि किसी ने पूछ लिया ये सवाल कि क्या सऊदी अरब ने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल किरदार अदा किया, और हम कल 24 घंटे के दौरे पे, एक दिन के दौरे के ऊपर हम सऊदी अरब जा भी रहे हैं वहाँ का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल लोग इसलिए वो सवाल करते रहे कि पहले फर्स्ट स्पेल में नहीं था। तो इशू ये है कि पाकिस्तान तो हमेशा सऊदी अरब की तरफ देखता है प्यार से और मोहब्बत से, और सऊदी अरब भी हमें मदद करते हैं हमेशा, ये एक फैक्ट है, और यूएई भी और कतर भी। लेकिन हालिया दिनों में ये आपको कहना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाई है, और सऊदी अरब के भी इंटरेस्ट हिंदुस्तान से भी मिले हुए, हमारे साथ भी मिले हुए। तो अब सऊदी अरब का दौरा हो रहा है, और उसकी बैकग्राउंड ये है जो मैंने थोड़ी सी आपको बता दी मेरे हाल में।